दोस्तों, अगर आपको रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 लिटिल पिग्स, अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखित लेडी डिटेशैम की कहानी। मैं यहाँ वो पूरी कहानी लिख रही हूँ जब मेरी मुलाकात एमियस क्रेल से हुई थी, उसकी दुखद मौत तक। मैंने उसे पहली बार एक स्टूडियो पार्टी में देखा। वो खिड़की के पास खड़ा था। मैंने उसे तभी देखा जब मैं दरवाजे से अंदर आई। मैंने पूछा, ये कौन है? किसी ने कहा, वो क्रेल है, मशहूर पेंटर। मैंने तुरंत कहा, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। हमने उस दिन करीब 10 मिनट बात की। जब कोई व्यक्ति आप पर वैसा असर डालता है जैसा एमियस क्रेल ने मुझ पर डाला, तो उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। अगर मैं कहूँ कि जब मैंने एमियस को देखा तो बाकी सब लोग बहुत छोटे लगने लगे और ऐसे गायब हो गए, तो ये सबसे सही बयान होगा। उस मुलाकात के तुरंत बाद मैंने उसकी जितनी भी पेंटिंग्स देख सकती थी, देख ली। उसी समय उसकी एक एग्जीबिशन बॉन्ड स्ट्रीट में लगी थी। उसकी एक पेंटिंग मैनचेस्टर में लगी थी, एक लीड्स में और 2 लंदन की गैलरीज में थी। मैंने सब देखी। फिर मैं उससे दोबारा मिली। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी सारी पेंटिंग्स देखी है, वो कमाल की है। वो हंस पड़ा और बोला, किसने कहा कि तुम्हें पेंटिंग्स की समझ है? मुझे नहीं लगता तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। मैंने कहा, शायद नहीं, लेकिन वे बहुत शानदार है। वो मुस्कुराया और बोला, इतनी इमोशनल मत बनो, बेवकूफ़ हो तुम। मैंने कहा, मैं नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरी पेंटिंग बनाओ। क्रेल ने कहा, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी अक्ल है तो समझोगे कि मैं सुंदर औरतों की पोर्ट्रेट्स नहीं बनाता। मैंने कहा, पोर्ट्रेट की ज़रूरत नहीं, और मैं सुंदर भी नहीं हूँ। वो मुझे ध्यान से देखने लगा और बोला, हाँ शायद तुम नहीं हो। मैंने कहा, तो क्या तुम मेरी पेंटिंग बनाओगे? उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, फिर बोला, तुम एक अजीब छोटी बच्ची जैसी हो, पता है। मैंने कहा, मैं काफ़ी अमीर हूँ, मैं इसके लिए अच्छा पैसा दे सकती हूँ। उसने पूछा, तुम्हें इतना शौक क्यों है कि मैं तुम्हें पेंट करूँ? मैंने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ। क्या कोई और वजह है? मैंने कहा, हाँ, मैं हमेशा वो पाती हूँ जो मैं चाहती हूँ। वो बोला, ओ छोटी बच्ची, तुम कितनी छोटी हो, तो क्या तुम मेरी पेंटिंग बनाओगे? मैंने पूछा। उसने मुझे लाइट की तरफ थोड़ा मोड़ा और गौर से देखा, फिर बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल पर उतरते हुए ब्राइट कलर्ड ऑस्ट्रेलियन मकाउस को पेंट करना चाहूँगा। अगर मैं तुम्हें एक पारंपरिक लैंडस्केप के सामने पेंट करूं तो वही इफ़ेक्ट मिलेगा। मैंने कहा, तो तुम मेरी पेंटिंग बनाओगे? उसने कहा, तुम सबसे सुंदर, सबसे बोल्ड और सुंदर कलर्स में से एक हो, मैं तुम्हें पेंट करूँगा। मैंने कहा, तो तय हो गया। फिर उसने कहा, लेकिन एक बात बता दो एल्सा ग्रियर, अगर मैंने तुम्हें पेंट किया तो शायद मैं तुमसे प्यार भी कर बैठूं। मैंने शांत स्वर में कहा, आई होप यू विल। उसने मेरी बात सुनी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। देखा तुमने, सब कुछ इतना अचानक हुआ। 2 दिन बाद हम फिर मिले। उसने कहा, वो चाहता है कि मैं डेवनशायर आऊँ, क्योंकि वहाँ की जगह उसे बैकग्राउंड के लिए परफेक्ट लगती थी। उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो बहुत अच्छी होगी। उसने कहा कि वो सच में बहुत अच्छी है और वो उसे बहुत चाहता है। फिर मजाक में कहा कि तुम्हें ये सब सहना होगा एल्सा। मैंने कहा कि मैं सब समझती हूँ। 1 हफ्ते बाद उसने पेंटिंग शुरू की। कैरोलिन क्रेल, उसकी बीवी, ने मुझे अच्छे से वेलकम किया। उसे मैं शायद पसंद नहीं थी, लेकिन क्यों होनी चाहिए थी। एमियस बहुत समझदार था। उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा जो उसकी बीवी नहीं सुन सकती थी। मैं भी फॉर्मल और सामान्य सी रही, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों जानते थे। 10 दिन बाद उसने कहा कि मुझे लंदन लौट जाना चाहिए। मैंने कहा, पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई। उसने कहा, शुरू भी नहीं हुई। सच ये है कि मैं तुम्हें पेंट नहीं कर सकता एल्सा। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, तुम जानती हो क्यों, और यही वजह है कि तुम्हें जाना होगा। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, पेंटिंग भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हम बैटरी गार्डन में थे। बहुत धूप थी, चिड़ियों की आवाज़, मधुमक्खियों की गुनगुनाहट,
सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं जाऊंगी। उसने कहा, गुड गर्ल। तो मैं चली गई। मैंने उसे लिखा भी नहीं। वो 10 दिन तक रुका, फिर खुद आया। वो बहुत कमज़ोर और परेशान लग रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी एल्सा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, मुझे पता था तुम आओगे। उसने कहा, कुछ चीज़ें इंसान से भी मजबूत होती है। मैं अभी खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैंने कहा कि मेरा भी यही हाल है। ये किस्मत है और इसके खिलाफ लड़ना बेकार है। उसने कहा, तुमने तो ज़्यादा लड़ा भी नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, काश तुम इतनी जवान न होती। मैंने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मैं कह सकती हूँ कि अगले कुछ हफ्ते हम बहुत खुश थे, लेकिन खुशी सही शब्द नहीं है। ये कुछ और गहरा और डरावना था। हम एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे को पा लिया था, और हमें पता था कि हमें हमेशा साथ रहना होगा। लेकिन एक और चीज़ हुई। वो अधूरी पेंटिंग अब एमियस को परेशान करने लगी। उसने मुझसे कहा, अजीब बात है, पहले मैं तुम्हें पेंट नहीं कर पाया, तुम खुद बीच में आ रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पेंट करना चाहता हूँ एल्सा। मैं चाहता हूँ कि ये पेंटिंग मेरी सबसे बेहतरीन हो। मुझे अब बहुत बेचैनी हो रही है कि मैं तुम्हें उस पुराने बैटलमेंट वॉल पर बैठा हुआ पेंट करूँ, पीछे नीला समुद्र और सजावटी इंग्लिश ट्रीज, और तुम वहाँ ऐसे बैठी हो जैसे कोई तेज़ जंगली रंगों की चीख। वो बोला, और मुझे तुम्हें ऐसे ही पेंट करना है, और इस दौरान मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब पेंटिंग पूरी हो जाएगी तब मैं कैरोलिन को सब सच बता दूंगा और ये मामला ख़त्म कर देंगे। मैंने पूछा, कैरोलिन को तलाक देने में दिक्कत होगी? उसने कहा, शायद नहीं, लेकिन औरतों के बारे में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कहा कि अगर कैरोलिन को बुरा लगे तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन आखिरकार ऐसी बातें होती हैं। एमियस बोला, बहुत अच्छा और तर्कसंगत कहा तुमने एल्सा, लेकिन कैरोलिन कभी तर्कसंगत नहीं रही और न होगी। वो मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी खुशी को पहले रखेगी, और अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो तो वो तुम्हें रोकना क्यों चाहेगी? एमियस बोला, जिंदगी किसी लिटरेचर के सुंदर विचारों से हल नहीं होती। नेचर लाल है, दांत और पंजों में खून के साथ। मैंने कहा, अब तो हम सिविलाइज्ड लोग हैं। एमियस हंस पड़ा, बोला, सिविलाइज्ड? बकवास। कैरोलिन शायद तुम्हें कुल्हाड़ी से मार दे, और कर भी सकती है। क्या तुम समझती नहीं एल्सा कि उसे बहुत कुछ सहना होगा? सच्चा दुख क्या होता है जानती हो? मैंने कहा, तो उसे मत बताओ। उसने कहा, नहीं, अब ये रिश्ता ख़त्म होना ही है। मैंने कहा, अगर वो तलाक न दे तो? वो बोला, मुझे उससे डर नहीं है। मैंने पूछा, तो किससे डर है? उसने धीरे धीरे कहा, मुझे नहीं पता। वो कैरोलिन को जानता था, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे अंदाज़ा भी होता। हम दोबारा एल्डरबेरी गए। इस बार हालात मुश्किल थे। कैरोलिन को शक हो गया था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे छल और छुपाव से नफरत है। मैंने कहा, हमें सच बता देना चाहिए। एमियस ने मना कर दिया। मज़ेदार बात ये थी कि उसे सच की कोई परवाह नहीं थी। कैरोलिन को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन ईमानदारी उसके लिए मायने नहीं रखती थी। वो पागलों की तरह पेंटिंग कर रहा था। मैंने उसे इस तरह काम करते कभी देखा नहीं था। तब मुझे पता चला कि वो कितना बड़ा कलाकार है। उसके लिए बाकी सब बेईमानी था, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं बहुत बुरी स्थिति में थी। कैरोलिन मुझसे नफरत कर रही थी, और सही भी था। मुझे लगा हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन एमियस कहता रहा कि जब तक पेंटिंग पूरी नहीं होती कोई सीन नहीं चाहिए। मैंने कहा, कैरोलिन के पास आत्मसम्मान है, वो कोई सीन नहीं बनाएगी। मैंने कहा, मैं सब साफ करना चाहती हूँ, हमें ईमानदार रहना चाहिए। एमियस बोला, ईमानदारी? मैं बस पेंटिंग करना चाहता हूँ। मैं उसका पॉइंट समझती थी, लेकिन वो मेरा नहीं समझता था। आखिर में मैं टूट गई। कैरोलिन भविष्य की कुछ प्लान्स की बातें कर रही थी, बहुत कॉन्फिडेंस से, और मुझे लगा ये बहुत गलत है उससे ये छुपाना। शायद मैं गुस्से में भी थी।
क्योंकि वो मुझे तंग कर रही थी तो मैंने सच बोल दिया। किसी हद तक मुझे अब भी लगता है कि मैं सही थी। हालांकि अगर मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा होता कि आगे क्या होने वाला है तो मैंने कभी ऐसा ना किया होता। टकराव तुरंत हुआ। एमियस मुझसे नाराज़ हुआ, लेकिन उसने माना कि मैंने सच कहा। मैं कैरोलिन को बिल्कुल नहीं समझती थी। हम सब मेरिडिथ ब्लेक के घर चाय पर गए। कैरोलिन बहुत अच्छे से पेश आई, हंसती बोलती। मैं बेवकूफ़ थी। मुझे लगा वो समझदारी से काम ले रही है। अगले दिन कैरोलिन ने एमियस से अंतिम बात की। मैं बाहर टेरेस पर थी और उनकी ज़्यादातर बातें सुन ली। एमियस बहुत शांत था। उसने कहा वो कैरोलिन की परवाह करता है और बच्चे की भी परवाह करता है और हमेशा करेगा। उनके भविष्य के लिए सब करेगा। फिर उसने सख्ती से कहा, लेकिन ये समझ लो, मैं एल्सा से शादी करूँगा, कुछ भी हो जाए। तुम और मैं हमेशा इस बात से सहमत थे कि हम एक दूसरे को फ्री छोड़ेंगे। ऐसी बातें होती हैं। कैरोलिन ने कहा, जो चाहे करो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। एमियस बोला, इसका मतलब क्या है कैरोलिन? वो बोली, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम्हें उस लड़की को देने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी समय फिलिप ब्लेक आया और मैं उससे मिलने आगे बढ़ी। मैं नहीं चाहती थी कि वो सुन ले। थोड़ी देर बाद एमियस बाहर आया और बोला कि अब पेंटिंग पर काम करना है। हम बैटरी गार्डन में गए। उसने कहा, कैरोलिन नाराज़ है, लेकिन इसके बारे में बात मत करो। उसे बस पेंटिंग खत्म करनी थी। उसने कहा, एक दिन और लगेगा और ये उसकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग होगी, भले ही इसकी कीमत खून और आंसू में चुकानी पड़े। कुछ देर बाद मैं घर पुलोवर लेने गई। ठंडी हवा चल रही थी। वापस आई तो कैरोलिन वहाँ थी। शायद वो आखिरी बार बात करने आई थी। फिलिप और मेरिडिथ भी वहाँ थे। तभी एमियस ने कहा कि उसे प्यास लगी है और वो ड्रिंक चाहता है। उसने कहा, बियर है, लेकिन ठंडी नहीं है। कैरोलिन ने कहा कि वो उसे ठंडी बियर भेजेगी। उसने ये बात बहुत नॉर्मल और अच्छे तरीके से कही। वो औरत एक एक्ट्रेस थी। उसे तब पता था कि वो क्या करने वाली है। करीब 10 मिनट बाद वो बियर लेके आई। एमियस पेंटिंग कर रहा था। उसने बियर को ग्लास में डाला और उसके पास रख दिया। हम दोनों में से किसी ने उसे देखा भी नहीं। एमियस अपने काम में डूबा था और मुझे पोज बनाए रखना था। एमियस ने बियर उसी तरह पी जैसे हमेशा पीता था। एक ही बार में गटक लिया। फिर उसने चेहरा बनाया और कहा, टेस्ट बहुत ख़राब है, लेकिन कम से कम ठंडी थी। उस समय भी मुझे ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। मैं तो हंसकर बोली, लिवर की वजह से होता है। कैरोलिन फिर वहाँ से चली गई। करीब 40 मिनट बाद एमियस ने दर्द की शिकायत की। उसने कहा शायद उसे मांसपेशियों में रूमेटिज्म हो गया है। एमियस हमेशा से किसी भी बीमारी को सहन नहीं कर पाता था और उसे किसी का ज़्यादा ध्यान देना पसंद नहीं था। ये कहने के बाद उसने कहा हल्के अंदाज में, शायद बुढ़ापा है। तुमने एक बूढ़े आदमी को अपना लिया है एल्सा। मैंने उसकी बात में साथ दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसके पैर अजीब तरह से अकड़ कर चल रहे थे और उसने 2-3 बार चेहरा बनाया। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया कि ये रूमेटिज्म नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने बेंच को खींचा और उस पर ढीला होकर बैठ गया। बीच बीच में उठकर कैनवस पर पेंट की हल्की सी परत लगा देता। वो पेंटिंग करते समय कभी कभी ऐसा करता था, बस मुझे घूरता और फिर कैनवस को। कभी कभी वो ऐसा आधे घंटे तक करता रहता, इसीलिए मुझे ये सब कुछ खास अजीब नहीं लगा। लंच की घंटी बजी और उसने कहा कि वो ऊपर नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा और उसे कुछ नहीं चाहिए। ये भी कोई अनोखी बात नहीं थी और उसके लिए कैरोलिन का सामना न करने से आसान था। वो थोड़े अजीब तरीके से बात कर रहा था, शब्द गले से निकालते हुए, लेकिन कभी कभी वो ऐसा करता था जब उसे अपनी पेंटिंग की प्रगति से असंतोष होता था। मेरिडिथ ब्लेक मुझे लेने आया। उसने एमियस से बात की, लेकिन एमियस ने बस गुनगुनाया। हम दोनों घर की ओर चल दिए और उसे वहीं छोड़ दिया। हमने उसे वहीं छोड़ दिया, अकेले मरने के लिए। मैंने ज़्यादा बीमारी नहीं देखी थी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे लगा एमियस बस पेंटिंग के मूड में है। अगर मुझे पता होता, अगर मैंने समझा होता, शायद कोई डॉक्टर उसे बचा सकता था। हे ईश्वर, क्यों नहीं? अब ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक अंधी मूर्ख थी।
एक अंधी, बेवकूफ़, मूर्ख। अब बताने को ज़्यादा कुछ नहीं है। लंच के बाद कैरोलिन और गवर्नेस वहाँ गई। उनके पीछे मेरेडिथ गया। थोड़ी देर बाद वो भागता हुआ आया। उसने हमें बताया कि एमियस मर चुका है। तब मुझे पता चला कि ये कैरोलिन थी। मैंने अभी जहर के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगा वो वहाँ गई और या तो उसे गोली मार दी या छुरा घोंप दिया। मैं उस पर झपटना चाहती थी, उसे मार डालना चाहती थी। उसने ये कैसे किया? कैसे कर सकती थी? वो जिंदा दिल था, कितना ऊर्जा से भरा हुआ था। उस सब को खत्म कर देना, उसे ढीला और ठंडा बना देना, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे न मिले। घिनौनी औरत, घमंडी, क्रूर, प्रतिशोधी औरत। मैं उससे नफरत करती हूँ, आज भी करती हूँ। उन्होंने उसे फांसी तक नहीं दी। उसे फांसी पर लटकाना चाहिए था। यहाँ तक कि फांसी भी उसके लिए बहुत आसान सज़ा होती। मैं उसे नफरत करती हूँ, मैं उसे नफरत करती हूँ, मैं उसे नफरत करती हूँ। लेडी डिटेशैम की कहानी समाप्त। सिसिलिया विलियम्स की कहानी। डियर मोज़ियो पॉयरो, मैं आपको सितंबर 19 की उन घटनाओं का विवरण भेज रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने पूरी सच्चाई बताई है और कुछ भी छुपाया नहीं है। आप इसे कार्ला क्रेल को दिखा सकते हैं, शायद इससे उसे दुख पहुँचे, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई के पक्ष में रही हूँ। झूठे बहाने नुकसानदायक होते हैं। हमें सच्चाई का सामना करने का साहस होना चाहिए। बिना साहस के जीवन का कोई अर्थ नहीं। जो लोग सच्चाई से हमें बचाते हैं वही हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी विश्वासी सिसिलिया विलियम्स। मेरा नाम सिसिलिया विलियम्स है। सन 19 में मुझे मिसेस क्रेल ने अपनी सौतेली बहन एंजेला वॉरेन के लिए गवर्नेस, शिक्षिका के रूप में रखा। उस समय मेरी उम्र 48 साल की थी। मैंने अपना काम एल्डरबेरी में शुरू किया। ये दक्षिण डेवोन का बहुत सुंदर एस्टेट था जो कई पीढ़ियों से क्रेल परिवार का था। मुझे पता था कि मिस्टर क्रेल मशहूर चित्रकार है, लेकिन मैं उनसे वही पहली बार मिली थी। घर में मिस्टर और मिसेस क्रेल, 13 साल से एंजेला वॉरेन और 3 नौकर थे जो कई वर्षों से परिवार के साथ थे। मेरी छात्रा एंजेला बहुत बुद्धिमान और दिलचस्प स्वभाव की थी। उसे पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। वो थोड़ी शरारती और अनुशासनहीन थी, लेकिन ये उसकी चंचलता के कारण था। मैं हमेशा चाहती हूँ कि लड़कियों में जोश हो। ज़्यादा ऊर्जा को सही दिशा देकर उपयोगी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर एंजेला अनुशासन मान लेती थी। वो थोड़ी बिगड़ी हुई थी, मुख्य रूप से मिसेस क्रेल की लाड़ प्यार के कारण। मिस्टर क्रेल का व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता था। कभी वे उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते तो कभी बेवजह बहुत सख्त हो जाते। वे मूडी किस्म के आदमी थे, शायद उनके कलात्मक स्वभाव की वजह से। मैंने कभी नहीं समझा कि कला के कारण किसी आदमी को आत्मसंयम से मुक्त क्यों माना जाए। मुझे उनकी पेंटिंग्स भी खास पसंद नहीं आई। ड्राइंग कमज़ोर और रंगत ज़्यादा चटकीली लगती थी, लेकिन इन बातों पर राय देना मेरा काम नहीं था। जल्द ही मेरा झुकाव मिसेस क्रेल की ओर हो गया। मैं उनकी मजबूती और स्वभाव की प्रशंसा करती थी। मिस्टर क्रेल वफादार पति नहीं थे और ये बात उन्हें बहुत दुख देती थी। कोई मजबूत और कठोर औरत होती तो उन्हें छोड़ देती, लेकिन मिसेस क्रेल ने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो उनके धोखे सह लेती, माफ़ कर देती, लेकिन चुपचाप नहीं। वो डांटती भी थी और पूरे आत्मसम्मान के साथ। मुकदमे में कहा गया कि उनका दाम्पत्य जीवन बिल्ली कुत्ते जैसा था। मैं इतना नहीं कहूँगी। मिसेस क्रेल बहुत गरिमामयी थी। हाँ, झगड़े होते थे और हालात देखकर ये स्वाभाविक भी था। मैं मिसेस क्रेल के साथ 2 साल से ही थी जब एल्सा ग्रियर आई। वो गर्मियों में एल्डरबेरी पहुंची। मिसेस क्रेल ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो मिस्टर क्रेल की दोस्त थी और उसकी पेंटिंग बनाने आई थी। शुरू से ही साफ था कि मिस्टर क्रेल उस लड़की पर मोहित हो गए थे और लड़की भी उन्हें रोकने का कोई ज़्यादा इरादा नहीं रखती थी। मेरे हिसाब से उसका व्यवहार बेहुदा था। वो मिसेस क्रेल से बुरा बर्ताव करती और मिस्टर क्रेल से खुलेआम छेड़खानी करती। मिसेस क्रेल ने मुझसे कभी नहीं कुछ कहा, लेकिन मैं देख सकती थी कि वो दुखी और परेशान थी। मैं उन्हें हल्का फुल्का रखने की पूरी कोशिश करती। एल्सा रोज पेंटिंग के लिए बैठती, लेकिन मैंने देखा कि पेंटिंग पर काम बहुत धीमा हो रहा है। निश्चित ही
वे लोग और बातें कर रहे थे। मेरी छात्रा एंजेला को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। वो अपनी उम्र के हिसाब से अभी भोली थी, दिमाग से तेज थी, पर ज़्यादा जिज्ञासु या नटखट नहीं। उसे घटिया किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस इतना ही समझा कि एल्सा उसे पसंद नहीं, और सच कहूँ तो वो सही थी। एल्सा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी, किताबें कभी हाथ में नहीं लेती थी और किसी गंभीर विषय पर बातचीत भी नहीं कर सकती थी। उसे सिर्फ अपने रूप रंग, कपड़ों और पुरुषों की परवाह थी। एंजेला को ये भी पता नहीं था कि उसकी बहन दुखी है। वो पेड़ पर चढ़ना, साइकिल पर करतब दिखाना, ऐसी शरारतों में लगी रहती थी। साथ ही अच्छी किताबें पढ़ती थी। मिसेस क्रेल हमेशा ये ध्यान रखती थी कि एंजेला के सामने अपनी परेशानी जाहिर न करे। वो उसके सामने खुश मिजाज दिखती थी। कुछ समय बाद एल्सा लंदन लौट गई और हम सब ने चैन की सांस ली। नौकर भी उसे पसंद नहीं करते थे। वो बहुत परेशानी खड़ी करती और थैंक यू तक नहीं कहती। थोड़े ही दिनों में मिस्टर क्रेल भी उसके पास गए। मुझे साफ पता था कि वो एल्सा के पास ही गए हैं। मुझे मिसेस क्रेल पर बहुत दया आई। इतनी अच्छी और समझदार पत्नी को कोई पति इतना बुरा व्यवहार करने का हकदार नहीं। फिर भी हम दोनों को उम्मीद थी कि ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन वो जानती थी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। दुर्भाग्य से कुछ हफ्तों बाद दोनों वापस आ गए और ये दिखा दिया कि पेंटिंग का काम फिर से शुरू होगा। मिस्टर क्रेल अब बहुत तेजी से, जैसे पागलपन में पेंटिंग कर रहे थे। वो लड़की से ज़्यादा उसकी तस्वीर पर ध्यान दे रहे थे। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि ये पहले जैसा मामला नहीं है। इस बार लड़की ने उस पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। मिस्टर क्रेल बिल्कुल मोम की तरह उसके हाथों में थे। सब कुछ चरम पर तक पहुंचा जब वो मरने से एक दिन पहले 17 सितंबर को। पिछले कुछ दिनों से मिस ग्रेयर का रवैया बेहद बेशर्मी भरा हो गया था। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो गया था और वो अपनी अहमियत जताना चाहती थी। मिसेस क्रेल ने एक सच्ची, सभ्य महिला की तरह व्यवहार किया। वो बहुत ठंडी शालीनता से पेश आई, लेकिन उन्होंने साफ दिखा दिया कि वो उस लड़की के बारे में क्या सोचती है। उस दिन यानी 17 सितंबर को जब हम सब दोपहर के खाने के बाद ड्राइंग रूम में बैठे थे, मिस ग्रेयर ने हैरान करने वाली बात कह दी। वो बोली कि जब वो एल्डरबेरी में रहने लगेगी तो ये कमरा कैसे सजाएगी। जाहिर है मिसेस क्रेल ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और मिस ग्रेयर ने बेशर्मी से हमारे सामने कह दिया कि वो मिस्टर क्रेल से शादी करने वाली है। उसने खुलेआम कहा कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी करेगी, और ये बात उसने उसके पत्नी के सामने कही। मैं मिस्टर क्रेल पर बहुत गुस्सा हुई। उसने कैसे ये लड़की को अपने पत्नी के सामने इस तरह की बात करने दी। अगर उसे उस लड़की के साथ भागना ही था तो उसे भाग जाना चाहिए था, न कि अपने पत्नी के साथ उसे इस घर में लाकर बेशर्मी के साथ रहने देना चाहिए था। मिसेस क्रेल ने जो भी उन्होंने महसूस किया होगा, अपना सम्मान नहीं खोया। तभी उनके पति अंदर आए और उन्होंने तुरंत उनसे पुष्टि मांगी। मिस्टर क्रेल स्वाभाविक रूप से मिस ग्रेयर से नाराज थे, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे स्थिति को बिगाड़ दिया था। इससे वो खुद कमजोर नजर आने लगे, और कोई भी आदमी कमजोर दिखना पसंद नहीं करता। ये उनकी अहंकार को चोट पहुंचाता है। वो वहां खड़ा था, एक लंबा चौड़ा आदमी, बिल्कुल एक शरारती स्कूल बॉय की तरह, शर्मिंदा। इस स्थिति में जीत उनकी पत्नी की हुई। उसे मजबूरी में कहना पड़ा कि ये सच है, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो नहीं चाहता था कि वो इस तरह से जाने। मैंने कभी वैसा तिरस्कार भरा चेहरा नहीं देखा जैसा मिसेस क्रेल का था। वो सिर ऊंचा करके कमरे से बाहर चली गई। वो एक बेहद खूबसूरत महिला थी, उस चटकीली लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर, और वो एक महारानी की तरह चली। मैं पूरे दिल से चाहती थी कि एमएस क्रेल को उसके द्वारा दी गई क्रूरता और एक लंबे समय से सहनशीलता और महान महिला को दी गई बेइज्जती के लिए सजा मिले। पहली बार मैंने मिसेस क्रेल से अपनी भावना जताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, हमें सामान्य व्यवहार करना चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। हम सब मेरिडिथ ब्लेक के यहाँ चाय पीने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप वाकई अद्भुत हैं मिसेस क्रेल। उन्होंने कहा, आप नहीं जानती। फिर जब वो बाहर जा रही थी तो वापस आई और उन्होंने मुझे गाल पर किस किया। फिर मुझे बोली, आप मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा हो। फिर वो अपने कमरे में चली गई
और मुझे लगता है शायद वह रोई। जब सब लोग निकल रहे थे तब मैंने उन्हें देखा। उन्होंने एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी जो उनके चेहरे को ढक रही थी। वैसी टोपी वो बहुत कम पहनती थी। मिस्टर क्रेल बेचैन थे लेकिन दिखावा कर रहे थे कि सब ठीक है। मिस्टर फिलिप ब्लेक सामान्य रहने की कोशिश कर रहे थे और वो मिस ग्रेयर ऐसे दिख रही थी जैसे मलाई खाने वाली बिल्ली, पूरी तरह संतुष्ट और इतराती हुई। वे सब लोग चले गए। शाम 6 बजे लौटे। उस शाम मैंने मिसेस क्रेल को अकेले नहीं देखा। डिनर पर वो बहुत शांत और संयमित थी और जल्दी सोने चली गई। मुझे नहीं लगता किसी को पता था कि वो कितना कष्ट झेल रही थी। शाम का समय मिस्टर क्रेल और एंजेला की झड़प में बीता। उन्होंने फिर से स्कूल का पुराना मुद्दा उठा दिया। वो चिड़चिड़े और परेशान थे और एंजेला भी ज़्यादा झल्लाई हुई थी। ये मामला पहले ही सुलझ चुका था और उसके कपड़े खरीदे जा चुके थे, फिर भी उसने अचानक इसे मुद्दा बना दिया। मुझे यकीन है उसने घर में तनाव महसूस किया और उसका असर उस पर भी हुआ। मैं अपने विचारों में इतना उलझी थी कि उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाई। अंत में उसने मिस्टर क्रेल पर पेपर वेट फेंका और कमरे से बाहर भाग गई। मैं उसके पीछे गई और गुस्से में कहा कि उसकी यह बचकानी हरकत मुझे शर्मिंदा कर रही है, लेकिन वो अभी बहुत उत्तेजित थी, इसीलिए मैंने उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा। मैंने सोचा कि मिसेस क्रेल के कमरे में जाऊं, लेकिन फिर लगा कि शायद उन्हें यह अच्छा न लगे। आज सोचती हूँ तो लगता है कि काश मैंने उनसे ज़रूर बात की होती। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद कुछ बदल जाता। उनके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सके। मैं आत्मसंयम की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि कभी-कभी ये बहुत आगे तक ले जाया जाता है। भावनाओं को बाहर निकालना बेहतर होता है। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मिस्टर क्रेल मिले। उन्होंने गुड नाइट कहा, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह का दिन बेहद सुंदर था। उठते ही लगा कि इतनी शांति में कोई भी आदमी सुधर जाएगा। मैं नाश्ते से पहले एंजेला के कमरे में गई, लेकिन वो पहले से ही जा चुकी थी। मैंने उसका फटा हुआ स्कर्ट उठाया, सोचा नाश्ते के बाद उससे सिलवाऊंगी, लेकिन उसने रसोई से ब्रेड और मार्मलेड लिया था और बाहर निकल गई थी। अपना नाश्ता करने के बाद मैं उसे ढूंढने गई। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि साफ हो जाए कि उस सुबह मैं मिसेस क्रेल के साथ ज़्यादा क्यों नहीं रही, जबकि शायद रहना चाहिए था। उस समय मुझे लगा मेरा कर्तव्य एंजेला को ढूंढना है। वो अपने कपड़े सिलने को लेकर बहुत ज़िद्दी थी और मैं उसे खुली छूट नहीं देना चाहती थी। उसका स्विमिंग ड्रेस गायब था, इसीलिए मैं बीच पर गई। वहाँ भी वो नहीं थी, इसीलिए सोचा वो शायद मिस्टर मेरेडिथ ब्लेक के पास गई हो, क्योंकि वो उससे अच्छी दोस्ती रखती थी। मैं नाव लेकर वहाँ गई, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैं वापस लौटी। तब तक मिसेस क्रेल, मिस्टर ब्लेक और मिस्टर फिलिप ब्लेक टेरेस पर थे। उस सुबह धूप बहुत तेज थी। मिसेस क्रेल ने सुझाव दिया कि सब लोग ठंडी बियर लेना चाहेंगे। घर में एक छोटा सा कंजर्वेटरी था जिसे पौधों के बजाय बार में बदल दिया गया था। वहाँ जिन, वर्मुथ, लेमनेड, जिंजर बियर जैसी बोतलें और एक छोटा फ्रिज था जिसमें रोज़ बर्फ और कुछ बियर रखी जाती थी। मिसेस क्रेल वहाँ गई बियर लेने और मैं उनके साथ गई। वहाँ एंजेला फ्रिज से बियर की बोतल निकाल रही थी। मिसेस क्रेल ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे एमएस के लिए एक बियर की बोतल चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उस समय शक करना चाहिए था या नहीं। उनकी आवाज़ मुझे बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन उस समय मेरा ध्यान एंजेला पर था। वो लाल और थोड़ी अपराधी सी लग रही थी। मैंने उसे डांटा और हैरानी की बात यह है कि वो बहुत शांत रही। मैंने पूछा कि वो कहाँ थी। उसने कहा वो स्विमिंग करने गई थी। मैंने कहा मैंने तुम्हें बीच पर तो नहीं देखा। वो हंसी। फिर मैंने पूछा तुम्हारी जर्सी कहाँ है, तो उसने कहा शायद बीच पर छूट गई हो। मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने मिसेस क्रेल को वो बियर बैटरी गार्डन तक ले जाने दी। सुबह का बाकी समय मेरी याददाश्त में बिल्कुल धुंधला है। एंजेला ने अपनी सुई धागे की किताब लाई और बिना किसी झंझट के अपनी स्कर्ट की सिलाई कर दी। मेरा ख्याल है कि मैंने भी कुछ घरेलू कपड़ों की मरम्मत की थी। मिस्टर क्रेल दोपहर के खाने के लिए ऊपर नहीं आए। मुझे खुशी हुई कि उनमें इतनी तो अच्छा ही थी। खाने के बाद मिसेस क्रेल ने कहा कि वो बैटरी की तरफ जा रही है।
मैं बीच से एंजेला का जर्सी लाना चाहती थी। हम दोनों साथ में नीचे गए। वो बैटरी के अंदर चली गई। मैं आगे जा रही थी, तभी उसकी आवाज़ ने मुझे वापस बुलाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप मुझसे मिलने आए थे, उसने मुझसे ऊपर जाकर फ़ोन करने को कहा। ऊपर जाते समय मेरी मुलाकात मिस्टर मेरिडिथ ब्लेक से हुई और फिर मैं मिसेस क्रेल के पास वापस आई। यही कहानी मैंने जांच के बाद मुकदमे में बताई थी। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ, वो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मुझसे ऐसा कोई सवाल कभी पूछा नहीं गया था जिसका मैंने झूठा जवाब दिया हो। फिर भी मैंने कुछ तथ्य छिपाए और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। मैं फिर वही करती। मुझे पूरी तरह मालूम है कि ये लिखकर मैं आलोचना का शिकार हो सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने समय के बाद कोई इसे गंभीरता से लेगा, खासकर जब कैरोलिन क्रेल को मरे सबूत के बिना ही दोषी ठहरा दिया गया था। तो फिर ये हुआ था जैसा मैंने कहा। मेरी मुलाकात मिस्टर मेरिडिथ ब्लेक से हुई और मैं जितनी तेज़ दौड़ सकती थी नीचे की ओर भागी। मैंने रेत पर पहनने वाले जूते पहने थे और मैं हमेशा हल्के कदमों से चलती हूँ। मैं खुले बैटरी दरवाजे तक पहुँची और मैंने ये देखा, मिसेस क्रेल मेज़ पर रखी बियर की बोतल को अपने रुमाल से रगड़ रही थी। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने मृत पति का हाथ लिया और उसकी उंगलियों को बोतल पर दबा दिया। वो लगातार चौकस होकर सुन रही थी। उनके चेहरे पर जो डर मैंने देखा, उसी ने मुझे सच्चाई बता दी। मुझे तब किसी शक की गुंजाइश नहीं रही कि कैरोलिन क्रेल ने अपने पति को जहर दिया था और मैं अपनी तरफ से उसे कोई दोष नहीं देती। उसने उसे इंसानी सहन शक्ति से ढकेल दिया था और अपनी किस्मत खुद पर ले आया था। मैंने ये बात मिसेस क्रेल से कभी नहीं कही और उन्हें कभी पता नहीं चला कि मैंने ये देखा था। कैरोलिन क्रेल की बेटी को अपनी ज़िंदगी झूठ पर नहीं टिकानी चाहिए, चाहे उसे ये सच्चाई जानकर कितनी भी तकलीफ़ हो। सच ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है। उसे मेरी तरफ से कहो कि उसकी माँ को जज मत करे। वो हालात से मजबूर थी जहाँ एक प्यार करने वाली औरत की सहनशीलता टूट जाती। अब उसकी बेटी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी माँ को समझे और उन्हें माफ़ करे। सिसिलिया विलियम्स का बयान समाप्त। एंजेला वॉरेन का बयान। डियर मोज़ियो पॉयरो, मैंने आपसे किया हुआ वादा निभाया है और जितना मुझे याद है उस भयानक समय के बारे में सब लिख दिया है। पर जब लिखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितना कम याद है। सच कहूँ तो जब तक वो घटना नहीं हुई थी, कुछ भी खास नहीं लगा था जिस पर ध्यान टिका रहता। मुझे बस गर्मियों के कुछ धुंधले से दिन याद है, कुछ बिखरी हुई बातें, पर यह तक पक्का नहीं कह सकती कि वो किस साल की गर्मियाँ थी। एमियस की मौत मेरे लिए आसमान से गिरी हुई बिजली जैसी थी, बिल्कुल अचानक, कोई चेतावनी नहीं थी। लगता है मैंने वे सारी बातें मिस कर दी जो उस घटना से पहले हुई थी। मैंने सोचा, क्या यह सामान्य बात है? क्या 15 साल की ज़्यादातर लड़कियां मेरी तरह ही अनजान और बेपरवाह होती हैं? शायद हाँ। मुझे लोगों के मूड का अंदाज़ा तो जल्दी हो जाता था, पर कभी ये नहीं सोचा कि उनका मूड क्यों बदलता है। उस समय मैं शब्दों के जादू में खोने लगी थी। जो भी पढ़ती, कविताओं की पंक्तियाँ, शेक्सपियर की बातें मन में गूंजती रहती। मुझे याद है मैं बगीचे की पगडंडी पर चलते हुए बार बार एक ही लाइन दोहराती थी, अंडर द ग्लासी ग्रीन ट्रांसलूसेंट वेव। इतनी सुंदर लगी थी कि खुद को रोक नहीं पाई। इन नई खोजों के साथ साथ मुझे पुरानी पसंद की चीज़ें भी उतनी ही प्यारी थी। तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, फल खाना, अस्तबल के लड़कों को छेड़ना और घोड़ों को खाना खिलाना। कैरोलिन और एमियस तो मेरे लिए जीवन के केंद्र थे, पर मैंने कभी उनके बारे में गहराई से नहीं सोचा, ना उनके रिश्ते, ना उनकी भावनाएं। एल्सा ग्रेयर के आने पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे वो मूर्ख लगी और सुंदर भी नहीं। बस ये जानती थी कि वो अमीर है और एमियस उसकी पेंटिंग बना रहा है। मुझे सबसे पहला झटका तब लगा जब एक दिन दोपहर के खाने के बाद टेरेस पर मैंने एल्सा को कहते सुना कि वो एमियस से शादी करने वाली है। मुझे ये बहुत हास्यास्पद लगा। मैंने एमियस से पूछ लिया, एल्सा क्यों कहती है कि वो आपसे शादी करेगी? ये तो बेईमानी है। एक आदमी की 2 पत्नियां नहीं हो सकती, ये तो जुर्म है। एमियस गुस्से में बोला, तुमने ये कहाँ सुना? मैंने कहा, लाइब्रेरी की खिड़की से सुना। वो और भी गुस्सा हुआ और बोला,
तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए और चुगलखोरी की आदत छोड़नी चाहिए। मुझे ये बहुत अन्यायपूर्ण लगा। मैंने गुस्से में कहा कि मैं सुन नहीं रही थी, और फिर भी एल्सा ने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बयान क्यों दिया। एमियस बोला, वो तो मजाक था। ये बात मुझे पूरी तरह नहीं, पर थोड़ी बहुत संतुष्टि दी गई। फिर मैंने एल्सा से भी कह दिया। मैंने एमियस से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही थी। सोचा इससे उसे झटका लगेगा, पर वो बस मुस्कुराई। वो मुस्कान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। फिर मैं कैरोलिन के कमरे में गई। वो डिनर के लिए तैयार हो रही थी। मैंने सीधे पूछ लिया, क्या एमियस एल्सा से शादी कर सकता है? कैरोलिन का जवाब आज भी कानों में गूंजता है। उसने जोर देकर कहा, एमियस एल्सा से तभी शादी करेगा जब मैं मर जाऊं। ये सुनकर मैं निश्चिंत हो गई। मौत तो हमें बहुत दूर की चीज़ लगती थी, फिर भी मैं एमियस से नाराज़ थी। डिनर पर मैंने उससे खूब झगड़ा किया, फिर गुस्से में कमरे से निकल गई और रोते रोते सो गई। उस दोपहर की और बातें मुझे धुंधली याद है। बस ये याद है कि मेरिडिथ ने हमें फेडो से सोक्रेटिस की मौत वाला किस्सा सुनाकर पढ़ाया। मुझे अब तक की सबसे सुंदर चीज़ लगी। अगली सुबह की भी ज़्यादा याद नहीं है, बस इतनी कि शायद मैं नहाने गई थी और कुछ सिलाई करने को कहा गया था। सब धुंधला है जब तक कि मेरिडिथ दौड़ता हुआ नहीं आया। उसका चेहरा सफ़ेद और अजीब था। मुझे याद है कि कॉफ़ी का कप गिरकर टूटा। एल्सा ने गिराया था। फिर वो अचानक भागी, जितनी तेज़ी से भाग सकती थी, और उसके चेहरे पर डरावना भाव था। मैं मन ही मन कह रही थी, एमियस मर गया, पर यह सोच नहीं सकती थी। डॉक्टर फॉसेट आए। चेहरा गंभीर था। मिस विलियम्स कैरोलिन की देखभाल कर रही थी। मैं बस इधर उधर भटक रही थी। वे मुझे एमियस को देखने नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर में पुलिस आई। सब लिखने लगी। फिर वे एमियस की लाश लेकर आए, कपड़े से ढकी हुई। कैरोलिन ने मुझसे कहा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। ये सब बहुत भयानक है, लेकिन मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं लेडी ट्रांसिलियन के यहाँ चली जाऊँगी। मैंने कहा कि मैं कैरोलिन के पास रहना चाहती हूँ, पर उसने कहा कि मेरे जाने से उसे राहत मिलेगी। मिस विलियम्स ने भी यही कहा। अगर तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो तो बिना झगड़े वही करो जो वो कहती है। इसीलिए मैंने कहा ठीक है। कैरोलिन ने मुझे गले लगाया और कहा कि चिंता मत करो। फिर मुझे पुलिस सुपरिटेंडेंट से बात करनी पड़ी। उसने बहुत सवाल किए, पर मेरे पास कुछ नया नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि मैं लेडी ट्रांसिलियन के यहाँ जा सकती हूँ। मैं वहाँ गई। वो मेरे साथ बहुत दयालु थी, लेकिन जल्द ही मुझे सच्चाई पता चली। उन्होंने कैरोलिन को गिरफ्तार कर लिया। ये सुनकर मैं इतनी हैरान और दुखी हुई कि बीमार पड़ गई। मैंने बाद में सुना कि कैरोलिन मेरी बहुत चिंता कर रही थी। उसकी ज़िद पर ही मुझे मुकदमे से पहले इंग्लैंड से बाहर भेज दिया गया था, लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास लिखने के लिए बहुत ही कम बातें हैं। आपसे बात करने के बाद मैंने अपनी यादों को बार बार खंगाला है। किसी के हाव भाव या प्रतिक्रिया का कोई छोटा सा भी विवरण याद करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आया जो अपराध से जुड़ा लगे। एल्सा की घबराहट, मेरिडिथ का पीला चिंतित चेहरा, फिलिप का गम और गुस्सा, ये सब मुझे बिल्कुल स्वाभाविक लगा। फिर भी हो सकता है कोई नाटक कर रहा हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, कैरोलिन ने ये काम नहीं किया। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और हमेशा रहूँगी, लेकिन मेरे पास इसका सबूत नहीं है। एंजेला वॉरेन के बयान का अंत। निष्कर्ष। कार्ला लेमरशेंट ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान और दर्द था। उसने थके हुए अंदाज में माथे से बाल हटाए। वो बोली, ये सब कितना उलझन भरा है। उसने ढेर को छुआ जो चिट्ठियाँ पॉयरो को लिखी गई थी। क्योंकि हर बार नज़रिया बदल जाता है, सब लोग मेरी माँ को अलग नज़रों से देखते हैं, लेकिन तथ्य वही रहते हैं। हर कोई तथ्य पर सहमत है। इन्हें पढ़कर तुम्हें निराशा नहीं हुई? हाँ, क्या आपको नहीं हुई? नहीं, मुझे ये दस्तावेज़ बहुत उपयोगी लगे, बहुत जानकारीपूर्ण। पॉयरो धीरे धीरे सोचते हुए बोला। कार्ला ने कहा, काश मैंने इन्हें कभी न पढ़ा होता। पॉयरो ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है मैडमोज़ेल? कार्ला ने कड़वाहट से कहा। सबको लगता है कि उसने, मेरी माँ ने ही किया, सभी को,
सिवाय आंटी एंजेला के, और उसकी राय की कोई अहमियत नहीं, उसके पास कोई कारण नहीं है। वो तो बस उन वफादार लोगों में से है जो किसी बात पर अड़े रहते हैं। वो तो बस कहती रहती है, कैरोलिन ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा ही लगता है? और कैसे लगेगा? मुझे एहसास हुआ है कि अगर मेरी माँ ने ये किया नहीं तो इन 5 में से किसी ने किया होगा। मैंने तो उनके कारणों पर भी सोचा है। अच्छा, ये दिलचस्प है, मुझे बताइए। ओह, ये तो बस सिद्धांत थे, जैसे फिलिप ब्लेक, वो स्टॉक ब्रोकर है, मेरे पापा का सबसे अच्छा दोस्त। शायद पापा उस पर भरोसा करते थे। और कलाकार अक्सर पैसों के मामले में लापरवाह होते हैं। हो सकता है फिलिप पैसों के कोई संकट में था और उसने पापा के पैसे का इस्तेमाल किया। उसने शायद पापा से कोई कागज़ पर साइन करवाए, फिर शायद सब बातें सामने आने वाली थी और सिर्फ पापा की मौत ही उसे बचा सकती थी। यह भी एक सोचा हुआ कारण था। बुरा नहीं सोचा आपने, और क्या। खैर, एल्सा तो है ही। फिलिप ब्लेक कहता है कि उसके पास इतना दिमाग था कि वो जहर से नहीं उलझेगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मान लो कि मेरी माँ उसके पास गई और कहा कि वो मेरे पापा को तलाक नहीं देगी, कुछ भी हो जाए, तलाक नहीं, तुम जो चाहो कहो। लेकिन मुझे लगता है एल्सा का दिमाग पूरी तरह सभ्य था। वो इज्जत से शादी करना चाहती थी। मुझे लगता है तब एल्सा पूरी तरह से जहर चुराने में सक्षम होती। उसके पास भी उस दो फिर मौका था और शायद उसने मेरी माँ को रास्ते से हटाने की कोशिश की और फिर शायद गलती से वो जहर पापा ने पी लिया। फिर से बुरा नहीं सोचा तुमने, और क्या। कार्ला धीरे धीरे बोली, खैर मैंने सोचा शायद मेरिडिथ। ओह, मेरिडिथ ब्लेक। हाँ, देखिए, वो मुझे वैसा व्यक्ति लगता है जो हत्या कर सकता है। मेरा मतलब है वो धीमा, हिचकिचाने वाला था जिस पर बाकी हंसते थे और अंदर से शायद उसे बुरा लगता था। फिर पापा ने उस लड़की से शादी कर ली जिसे वो चाहता था, और पापा सफल और अमीर थे और वो तो वैसे भी सारे जहर बनाता था। शायद उसने वे जहर इसलिए बनाए क्योंकि उसे ये सोच अच्छी लगती थी कि एक दिन किसी को मार सकता है। उसने ही ये बात की कि जहर गायब है ताकि शक अपने ऊपर से हट सके, पर असल में वही सबसे बड़ा संदिग्ध था। हो सकता है उसे कैरोलिन को फांसी पर चढ़ते देखना भी अच्छा लगता क्योंकि उसने उसे बहुत पहले ठुकराया था। मुझे लगता है उसने अपने बयान में जो लिखा कि लोग कभी कभी अपने स्वभाव से अलग काम करते हैं, शायद वो खुद के बारे में लिख रहा था। हर्क्यूल पोयरो बोला, तुम कम से कम इस बातों में सही हो। जो लिखा गया है उसे सच मानना गलत है। जो लिखा गया है वो जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी लिखा जा सकता है। ओह, मैं जानती हूँ, मैंने ये ध्यान में रखा है। और कोई विचार? कार्ला ने धीरे से कहा, मैंने पहले जब ये सब नहीं पढ़ा था मिस विलियम्स के बारे में सोचा था। देखिए, उसने नौकरी खो दी थी जब एंजेला स्कूल चली गई, और अगर पापा अचानक मर जाते तो एंजेला शायद नहीं जाती। मतलब अगर ये प्राकृतिक मौत लगती, जो कि हो सकती थी अगर मेरिडिथ ने कोनाइन गायब होते नहीं पकड़ा होता। मैंने कोनाइन के बारे में पढ़ा है और उसके कोई खास निशान नहीं होते पोस्टमार्टम में। ये सनस्ट्रोक लग सकता था। मुझे पता है कि सिर्फ नौकरी खोना हत्या का बड़ा कारण नहीं लगता, पर बहुत बार लोग छोटी छोटी बातों के लिए हत्या कर देते हैं, कम पैसों के लिए भी। और एक उम्र दराज, शायद थोड़ी अयोग्य गवर्नेंस को लगता था कि आगे कुछ नहीं बचा। जैसा मैंने कहा, ये मैंने पहले सोचा था, पर मिस विलियम्स वैसी नहीं लगती। वो ज़रा भी अयोग्य नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। वो अब भी बहुत कुशल और समझदार औरत है, मैं जानती हूँ, और वो पूरी तरह भरोसेमंद भी लगती है। यही बात मुझे परेशान कर रही है। आप जानते हैं, आप समझते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? आपने हमेशा साफ कहा कि आपको सच चाहिए था। शायद अब हमें सच मिल गया। मिस विलियम्स बिल्कुल सही है, हमें सच स्वीकार करना होगा। झूठ पर अपनी ज़िंदगी नहीं टिकाई जा सकती, क्योंकि आप वही मानना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये मान सकती हूँ, मेरी माँ निर्दोष नहीं थी। उसने मुझे वो पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वो कमज़ोर और दुखी थी और मुझे बचाना चाहती थी। मैं उसका न्याय नहीं करती, शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करती। मुझे नहीं पता जेल इंसान को क्या बना देती है, और मैं उसे दोष नहीं देती। अगर उसने पापा के लिए इतना बुरा महसूस किया
तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाई। पर मैं पापा को भी पूरी तरह दोष नहीं देती। मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि उन्होंने कैसा महसूस किया। वो इतने जीवंत थे और सब कुछ चाहते थे। वो खुद को रोक नहीं सके और वैसे ही बन गए। और वो एक महान चित्रकार थे। मुझे लगता है ये बहुत कुछ माफ़ कर देता है। उसने अपना चेहरा लाल और उत्तेजित होकर हर्क्यूल पोयरो की ओर उठाया। पोयरो बोला, तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट? कार्ला की आवाज़ टूट गई। पोयरो आगे झुका और उसके कंधे पर पितृत्व भाव से थपकी दी। सुनो, उसने कहा, तुम लड़ाई छोड़ रही हो उस समय जब लड़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी समय जब मुझे, हर्क्यूल पोयरो को बहुत अच्छा अंदाज़ा है कि वास्तव में क्या हुआ था। कार्ला ने उसकी ओर घूरा। कार्ला ने आगे कहा, मिस विलियम्स बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो आत्महत्या का सबूत गढ़ रही थी। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं मैडमोजेल, क्योंकि सिसिलिया विलियम्स ने कहा कि उसने तुम्हारी माँ को एमएस क्रेल के फिंगरप्रिंट्स बियर की बोतल पर लगाते हुए देखा। बियर की बोतल पर, ध्यान रहे। यही वो बात है जो मुझे पूरी तरह से ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि तुम्हारे माँ ने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की। उसने कई बार सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कार्ला उसे देखती रह गई।